हेलो बच्चों। अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक। आज हम आपको अशोक वाजपेयी जी के संक्षिप्त परिचय के विषय में बताएंगे। उसके बाद उनका अध्याय है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग बताएंगे कैसे हैं, क्या हालचाल है आप लोग का। और मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ घर पे वो भैया का बच्चे के जन्म होने के वजह से 3 या 4 दिन लगभग क्लासेस नहीं चल पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग की क्लासेस अब रेगुलर प्रारंभ रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग उनके संक्षिप्त परिचय के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था, दुर्ग सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। किस विद्यालय से प्राप्त की थी तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं नोट भी किया हूँ, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। तथा सेंट स्टीवेंट कॉलेज से दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। दिल्ली से सेंट स्टीवेंट कॉलेज में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी विषय से एमए किया। और इनकी कृतियों के विषय में जाने तो इनकी कृतियां साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान आदि से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, कबीर सम्मान आदि से इसे इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अब हम लोग इनके परिचय के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि इनके परिचय में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो आइए अब इनकी जानेंगे हम लोग परिचय के विषय में कि इनका परिचय क्या है। तो हम लोग अभी जाने संक्षिप्त परिचय अशोक वाजपेयी जी का। अब इनका अशोक वाजपेयी जी का क्या जानेंगे, पूरा परिचय जानेंगे कि इनका पूरा परिचय क्या है और क्या इनकी और विसंगतियां हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी ये कहे जाते हैं हिंदी साहित्य का हिंदी अवकाश या कहें तो हिंदी साहित्य के काश के अप्रतिम नक्षत्र श्री अप्रतिम नक्षत्र में श्री अशोक वाजपेयी जी का जन्म। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ भैया, कब हुआ देखो यहाँ पर। तो कब हुआ, 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग मध्य प्रदेश में, दुर्ग सागर मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्या हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और कब हुआ था तो 16 जनवरी, ठीक है भाई, क्या हुआ, 16 जनवरी को इनका जन्म होता है। और कौन से सन, 1941 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो आगे करें कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में प्राप्त की। और सन 1960 ईस्वी में, कौन सा ईस्वी, 1960 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि सागर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने क्या किया भैया, बीए की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने सन 1963 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किया, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर दयाल सिंह कॉलेज में इन्होंने क्या किया, हो गए भैया, प्रधाना अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। ठीक है, और 2 वर्षों तक इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने यहाँ पर अध्यापन का कार्य बड़ी ही निष्ठा से किया, बहुत ही संघर्ष से किया। और इसके बाद इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके क्या किया, मध्य प्रदेश शासन भोपाल में इन्होंने विशेष सचिव संस्कृति एवं प्रकाशन विभाग, सॉरी प्रशासन है, यहाँ पर प्रशासन होना चाहिए, ठीक है, प्रशासन विभाग में
नियुक्त किया। ठीक है, अब इतना हम लोग जाने इनका परिचय, और वो इनकी परिचय है तो आइए उसको आगे अब जानने का प्रयास करेंगे कि उसके आगे और कौन कौन सी विसंगतियां हैं और कौन कौन सी बातें हैं। तो अभी तक हम लोग जाने इनमें कि हिंदी साहित्यकाश के अप्रतिम नक्षत्र में श्री अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से एमए किया, और सेंट एंटीवेंट विश्वविद्यालय से इन्होंने सन 1960 ईस्वी में क्या किया भैया, 1960 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एमए की अंग्रेजी साहित्य से एमए की परीक्षा पास की, और 1960 ईस्वी में ही उन्होंने क्या किया, प्रधानाध्यापक के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके भोपाल जिले में वहां पर स्थित अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गए। तो अब हम लोग आगे उनके विषय में और कुछ मूलभूत बातें जानते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो आइए समझते हैं। तो देख सकते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि इसी पद पर आसीन रहते हुए, इसी पद पर आसीन रहते हुए वाजपेयी जी ने क्या किया, अनेक वर्षों तक पूर्वाग्रह समास और बहुवचन आदि पत्रिकाओं का इन्होंने सफल तरीके से क्या किया, संपादन किया। क्या किया भैया, संपादन किया। और वाजपेयी जी सन 1959 ईस्वी से निरंतर हिंदी साहित्य साधना में रत रहे, और हिंदी जगत को इनसे बहुत भारी अपेक्षाएं थी, बहुत भारी आशा थी। ठीक है, तो आइए एक बार जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो कह रहे हैं कि इसी पद पर आसीन रहते हुए आपने अनेक वर्षों तक पूर्वाग्रह समास, बहुवचन आदि पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया, सफल संपादन किया। और वाजपेयी जी सन 1959 ईस्वी से निरंतर हिंदी साहित्य की साधना में रत रहे। इनकी मृत्यु के विषय में कोई संवाद नहीं है, उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये बातें हम लोग ना ही करें तो अच्छा है। ऐसे उनके मृत्यु के विषय में कहें तो संबंध नहीं है कि उनका मृत्यु कब और कहां पर हुआ था, तो उसके बारे में क्या बातें ही करें। चलिए आइए आगे जानते हैं कृतिया के विषय में। तो कृतियां इनकी बताया जा रही है कि शहर अब भी संभावना में है। कह रहे कि शहर मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ था वह अभी भी क्या है, संभावनामय है, संभावना में है। ठीक है, अब देखो कह रहे कि इनकी रचनाओं में सबसे आता है पहले एक पतंग अनंत, उसके बाद अविन्यो, देख सकते हैं यहाँ पर अविन्यो, उसके बाद आती है रचना कहीं नहीं वही, कहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी रचना उम्मीदों का दूसरा नाम। उसके बाद इनकी रचना ये रचना है कुछ रफू कुछ थिगड़े, और उसके बाद है दुख चिट्ठी रसा। ठीक है, और उसके बाद इनकी क्या कौन सी रचना है, आसन प्रसवा माँ के लिए, आसन प्रसवा माँ के लिए, और विदा वे बच्चे, ये भी इनकी रचना है। उसके बाद से ये है युवा जंगल, उसके बाद से शरण, शेष, सदस्यनता आदि इनकी मूल रचनाएं रही। तो अभी तक हम लोग जाने अशोक वाजपेयी जी का परिचय के विषय में कि इनका परिचय कब और कहां पर, इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में कोई भी विवेचनाएं नहीं बताई गई हैं कि जिससे हम आपको इनकी मृत्यु के विषय में बताएं। अभी तक तो इनका केवल अभी जो जन्म यहाँ पर जो जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान रहा, वो शहर अभी तक संभावनामय है। ठीक है, तो उसके विषय में पूर्णतः नहीं बताया गया है, तो इसके विषय उतना जानने की जरूरत नहीं है।
इनकी कृतियों को हमें जानना है, इनका जन्म के विषय में जानना है, इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में जानना है, और किस वंश में इन्होंने जन्म लिया था। माता पिता के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, संभावना ही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जाने अशोक वाजपेयी जी का जन्म परिचय के विषय में। अब हम लोग जानेंगे उनका जो अध्याय है युवा जंगल, जो आप लोग को इस बोर्ड पे दिख रहा होगा, युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। और देखिए आज मैं केवल आप लोग को केवल उसका बस अर्थ बता दूंगा, और और आप लोग को उसका अनुवाद करके अच्छे से जैसे मैं बता दूंगा, उसके बाद से आप लोग कमेंट में दर्शाएंगे कि सर जी ऐसे ऐसे इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ही। ठीक है, तो आज हम लोग केवल उसके विषय में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्या बातें हैं। आइए देखिए। हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग जाने संक्षिप्त परिचय और अशोक वाजपेयी जी का पूरा परिचय। अब हम लोग उनका जो अध्याय है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, उसके विषय में जानेंगे। तो पहले हमारा शीर्षक है युवा जंगल, उसके विषय में जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, आंखों मेरी हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। देखो और समझो। कह रहा है कि एक जो युवा जंगल है, कवि कहता है कि, व्याख्या के माध्यम से समझे पहली पंक्ति हमारा, कि कवि कहता है कि, क्या कहता है देखो, कवि कहता है कि हरे भरे जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो ऐसा लगता है मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल, ठीक है, उत्साहित होकर, ठीक है, अब इतनी बातें। एक युवा जंगल मुझे क्या करता है, अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। ठीक है, कह रहे कि हरे भरे जंगल को देखकर ऐसा लगता है, हरे भरे जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने का प्रयास कर रहा है, या आकाश को छूने के उत्सुक हो। ठीक है, अपनी पतली पतली, अब देखो यहां पर, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, यानी कह रहा है कि मेरी सिराओं, यानी वो क्या कह रहा है कि अपनी, वह वृक्ष कह रहा है कि अपनी पतली पतली टहनियों से, सिराओं यानी टहनियों से उसे क्या कर रहा है, बुला रहा हो। क्या कर रहा हो, बुला रहा हो। और युवा जंगल, कह रहे कि युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की, कह रहे ना, आंखों में मेरी हरी परछाइयां फिसलती हैं। कह रहे हैं कि हाँ, अपनी पतली पतली टहनियों से, यानी कह रहे कि मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, आंखों मेरी हरी परछाइयां फिसलती हैं। यानी कवि कहता है कि यहाँ पर वृक्ष कह रहा है कि अपनी पतली पतली टहनियों से उसे बुला रहा हो, और और युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की सुखी नसों में स्थित निराशा की भावना क्या हो गई। स्थित निराशा, परछाइयां यानी निराशा की यहाँ बात कही गई है। ठीक है, निराशा की बात कही गई है। निराशा की भावना क्या हो गई, दूर हो जाती है। फिर कह रहा है कि तथा उनमें उत्साह और आशा का संचार
होने लगता है। क्या होने लगता है? आशा का संचार होने लगता है। और इस आमंत्रण से कवि की आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने क्या होने लगते हैं? तैरने लगते हैं। सुनहरे भविष्य के सपने, फिसलती है ना, यानी सुनहरे भविष्य के सपने क्या हो रहा है? तैरने लगते हैं, आने लगते हैं। अब देखो आगे, फिर कह रहा है कि कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। कंधों पर क्या हो रहा है? एक हरा आकाश ठहरा है। तो वही कह रहा है कि और वह अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है। आकाश ठहरा है यानी उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, उस भार की बात कर रहा है। कह रहे कि उसके कंधों पर ऐसा भार महसूस कर रहा है, अपने कंधों पर ऐसा भार महसूस कर रहा है या उत्तरदायित्व महसूस कर रहा है, जिससे अन्य उनके जीवन रूपी निराशा को, जीवन रूपी, उसके जीवन रूपी निराशा को समाप्त कर सके। ठीक है, या समाप्त हो गई। कह रहे कि जिससे उसके जीवन रूपी निराशा समाप्त हो गई। उसके कंधों पर उत्तरदायित्व है, कह रहे और वह अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है, जिसके उसके जीवन रूपी निराशा क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं इसकी और विवेचनाओं को। तो आइए हम लोग, अभी तक हम लोग जाने उसमें, अब उसमें आगे जो हमारी निचली लाइन है कि होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, ठीक है, उसके नीचे की जो लाइन है उसका हम लोग थोड़ा व्याख्या समझ लें। उसके ऊपर वाली लाइनों को तो हम लोग समझ लिए, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, कह रहा है ना कि होठ में मेरे क्या है? हरे गान में कांपते हैं। अर्थात कहना चाहता है कवि, कह रहे क्या यहाँ पर कि आंखों मेरी हरी परछाइयां, कंधे पर एक हरा आकाश ठहरा है और होठ मेरे क्या हो रहे हैं? हरे गान में कांपते हैं। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि इसी के उनके कंधों पर पड़े हुए, कह रहे कि निराशा के कारण, ठीक है, निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके होठों से हरियाली रूपी, ठीक है, हरियाली रूपी, कह रहे ना, होठ मेरे एक हरे, यानी होठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी थी। ठीक है, हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी थी। अब वह वृक्ष के आमंत्रण से आशा एवं उत्साह, आशा एवं उत्साह का रस पाकर, ठीक है, सरस हो उठी है, सिहर उठी है। क्या हो रही उठी है? सिहर उठी है। ठीक है, अर्थात कह रहे कि जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक है। अर्थात जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक है। ठीक है, ठीक है, अब देख लो, समझो। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि वाजपेयी जी कहते हैं कि निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके होठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी थी, वह वृक्ष के आमंत्रण से आशा एवं उत्साह के रस पाकर सरस हो उठी है, सिहर उठी है। अर्थात जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक हो गई। ठीक है, अब हम आगे, ये हमारा युवा जंगल बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लिए और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे जानेंगे हम लोग, भाषा एकमात्र अनंत है, यह हमारा शीर्षक रहेगा। अब देखो, इसका संदर्भ हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, हिंदी काव्य में संकलित भाषा एकमात्र शीर्षक से संकलित है। ठीक है, अब देखो, अब इसका संकेत करेंगे तो मैं बता दिया हूं पहले। इसका अगर देखिए, मैं व्याख्या, इसका अर्थ मैं बताया हूं, व्याख्या और संकेत किस प्रकार से करना है।
उसको भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए आप लोग, अब हम आगे इनका अध्याय अगला जो शीर्षक है, अगला जो शीर्षक है उसको पढ़ने का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं। भाषा एकमात्र अनंत, यह शीर्षक है, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसका पहला जो पंक्ति है उसे जानने का प्रयास करते हैं। कहता है कि भाषा एकमात्र पंक्ति है, फूल झरता है शब्द नहीं, फूल झरता है शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लुकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे नहीं, भूगोल और इतिहास से परे नहीं, भाषा एकमात्र अनंत है। यह वाजपेयी जी की यह जो शीर्षक है, भाषा एकमात्र अनंत है। आइए इसके विषय में जानते हैं और इसका अवलोकन करते हैं और इसके बारे में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किन बातों को बताया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि भाषा भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। अर्थात यहाँ पर कहें, वाजपेयी जी कहते हैं कि भाषा जो क्या है, एकमात्र अनंत है। इसका मतलब क्या समझे, यानी भाषाओं को गिना नहीं जा सकता है, भाषा अनंत है। भाषा क्या है, अनंत है, ठीक है, भाषा अनंत है। फिर कह रहे कि फूल झड़ जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, फूल झड़ जाता है, फूल शब्द नहीं, फूल झड़ जाता है पर शब्द नहीं झड़ता है। किसी को कोई बात अच्छी हो बुरी हो कह दो तो वह लंबे समय तक रहती है, अनंत काल तक अमर रहती है कह दो, उसका ना तो कहीं अंत है, ना आदि है, ना ही कुछ है। लेकिन फूल क्या है भैया, फूल तो उगता है और झड़ जाता है, पर फूल शब्द नहीं, पर फूल शब्द नहीं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि फूल झड़ जाएगा पर फूल शब्द नहीं। फूल अगर लिखो कहीं बोल, फूल झरा नहीं, शब्द नहीं, वही बात कह रहा है। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों से हमें देखते आए हैं कि बच्चा पहले तो जन्म लेता है, पहले उसकी जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है, धीरे धीरे युवावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो जो बाल्यावस्था में जब रहता है तो वह गेंद खेलता है, उछालता है, अन्य प्रकार के गेम खेलते हैं। युवा होता है तो खेलते खेलते बड़ा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसका जिम्मेदारियां बढ़ जाता है, शादी विवाह होता है। प्रौढ़ावस्था किसको कहेंगे, प्रौढ़ावस्था 40 50 60 के बीच में हो जाएगा, ये बाल बच्चे हो जाते हैं, उनके शादी विवाह करेगा। उसके बाद वृद्ध आएगा, वृद्धावस्था, उसमें वह भजन कीर्तन इत्यादि तीर्थ धाम जितना यात्रा कर ले, जितना सत्कर्म करने का प्रयास करेगा। तो आइए इसको जानते हैं और समझते हैं कि यह जो शीर्षक है हमें क्या उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है, भाषाएं तो भैया अनंत है, अमर है, अमर कहें मतलब इसका कोई आदि नहीं है, अनंत है। फिर कह रहा है फूल झड़ जाता है, फूल तो भैया नष्ट हो जाता है, झड़ता है, गिर जाता है, ठीक है। फूल टूटकर क्या हो जाता है, गिर जाता है, या कहें तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है। पर फूल शब्द नहीं, फूल शब्द नहीं मतलब क्या समझे, भाषा नहीं, भाषा अमर रह जाती है। बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार, यह लंबे समय, सदियों यानी अनंत काल से, लंबे समय से, ठीक है, चिरकाल कह सकते हैं, चिरकाल, चिरकाल, ठीक है। सदियों के पार यानी लंबे समय से हम यही देखते आ रहे हैं
कि बच्चा गेंद से खेलता है, उछालता है उसे, ठीक है। अब देखो, फिर कह रहे हैं लोकती है उसे एक बच्ची उसे रोक रोक कर क्या करती है, खेलती है, ऐसे उछाल उछाल कर क्या करती है, खेलती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बूढ़ा गाता है एक पद जब वह वृद्धावस्था में, यही बच्चा जब वृद्धावस्था में आता है या बच्ची आती है तो वह गीत गाती है, संगीत गाती है, ज्यादा से ज्यादा वह भक्ति कीर्तन का कार्य करती है, ठीक है। कार्य करते हैं, करता है या करती है, ठीक है। अब देखो, कह रहे कि दोहराता है उसे बूढ़ा, यानी जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र होता है वह वृद्धावस्था में आएगा, पुनः वह कार्य को करेगा। आप अत्यधिक युवा पीढ़ी को नहीं देखेंगे जो भक्ति में लीन होंगे, अत्यधिक आप को देख आसपास देखेंगे तो वृद्धावस्था में जो भी महिलाएं होती हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वे आस्था पे मन लगाते हैं। अब वे अनर्गल कार्य को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि उनको अब यह आभास हो जाते हैं अब तो मुझे जाना ही है। ऐसे तो सभी को पता है कब प्रभु से आ जाए, टिकट हो जाए कि भैया अब आ जाओ वहां पे, अब आपकी जरूरत नहीं है, तो अब तो सब जाना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भैया वृद्धावस्था है, तो वृद्धावस्था आता है तो अब समझ जाते हैं भैया अब तो प्रभु से मेल होना है, तो क्यों ना हम सत्कर्म कर लें, क्योंकि वहां पर जितने हम अच्छे कार्य किए रहेंगे वही देखा जाएगा, बुरे कार्य देखा जाएगा, फिर उसका बुरा परिणाम मिलेगा। हाँ, अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। भूगोल और इतिहास से परे नहीं, कह रहे कि यह भूगोल और इतिहास से संबंधित है, यह भूगोल के बिना नहीं है। भूगोल यानी पृथ्वी पर, धरा पर, और इतिहास से परे नहीं, यानी यह लंबे समय से चला आ रहा है। अब देखो दूसरा हमारा यह पंक्ति, कह रहे कि फूल झड़ जाता है, फूल शब्द नहीं, यानी फूल यहाँ वस्तु की बात कर रहा है। वह वस्तु जो होती है फूल की, वह क्या हो जाती है, झड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, झड़ जाना, गिर जाना, ठीक है, गिर जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है। फूल शब्द नहीं, अच्छा मान लो हमने लिख दिया यहीं पे फूल शब्द, अब ये गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये नष्ट होगा नहीं, इसे मिटा सकते हैं, मिट जाएगा, गिरेगा नहीं, मतलब ये नष्ट नहीं, बोल दें फूल शब्द, बोल दिए फूल शब्द, क्या ये नष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से सुना जाएगा, जाना जाएगा। बच्चा गेंद उछालता है, वही बात फिर कह रहा है कि बच्चा क्या करता है भैया, लंबे समय से, अनंत काल से, चिरकाल से वह क्या कर रहा है, गेंद को उछालता चला आ रहा है। यही हमारा इतिहास में वर्णित है, यही हम लोग जाने हैं, समझे हैं। फिर कह लोकती है उसे एक बच्ची, फिर वही बात दोहरा रहा है, फिर वह क्या कह रहा है कि फिर से वह अपने कार्य को दोहराती है, फिर से उस बच्ची का जन्म होता है, मतलब फिर से कोई बच्ची का जन्म होता है, वह अपने कार्य को दोहराती है, उस गेंद से खेलती है। फिर से क्या होता है, बूढ़ा गीत संगीत गाता है, पद्य गाता है, ठीक है। फिर उसे दोहराता है, दूसरा बूढ़ा यानी उसका जो बच्चा होता है वह दोहराता है, फिर वह बूढ़ा होगा। फिर वह क्या कह रहा है कि यह इतिहास और भूगोल से परे नहीं है, ठीक है। किसी दलान में, दलान यानी बरामदा होता है, बरामदा लिख सकते हैं यहाँ पे, बरामदा, ठीक है। बैठा हुआ, किसी बरामदे में बैठे हुए वह क्या करता है, गीत संगीत गाता है, और यह इतिहास से परे नहीं है, यह इतिहास के बिना नहीं है, इतिहास में ही सम्मिलित है, ठीक है। ये इसका हम लोग एक व्याख्या जानेंगे इसका, तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है, एक ही बात को बार बार कह रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी बात है नहीं। एक लास्ट वाला जो पद जोड़ा है कि किसी दलान में बैठा हुआ, यानी किसी बरामदे में वह बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, पद गा रहा है, गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं, चलो अब जानते हैं हम इसकी जो व्याख्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या बातें हैं और क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। अब देख लो, अब देख लो इसकी व्याख्या समझ लो भैया, व्याख्या समझ लो, व्याख्या समझोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या बातें कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि वाजपेयी जी कहते हैं कि टहनियों में फूल क्या है, खिलता है,
टहनियों में फूल खिलता है और परिपक्व होकर वह क्या हो जाता है, धरा पर यानी पृथ्वी पर नीचे गिरकर सूख जाता है। इसलिए कह रहा है कि शब्द से फूल की तुलना नहीं की जा सकती। फूल शब्द कह रहे हैं ना, तुलना, ठीक है, समानता, इससे तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है भैया, ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। अब देखो कह रहा है कि, और कह रहा है कि शब्द सदैव, शब्द जो होता है, शब्द जो होता है सदैव अर्थवान बने रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है इसी तरह संसार में अनेक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु वे सब सीमित काल तक होते हैं। ठीक है, सीमित समय तक ही होते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो होता है गेंद उछालता है, और यह कार्य सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। कितने वर्षों से? सैकड़ों वर्ष, मैंने कहा ना, लंबे समय से चला आ रहा है, होते चला आ रहा है। फिर कह रहा है कि एक बच्ची गेंद को अपने हाथों में लेकर गेंद लपक लेती है, अपने हाथों में लपक लेती है यानी ले लेती है। ठीक है, और यह परंपरा लंबे समय से क्या हो रहा है, चला आ रहा है, और ये सब कार्य और होते आ रहा है, ये सब कार्य लंबे समय से होता आ रहा है। अब देखिए, एक वृद्ध जो व्यक्ति है बरामदे में बैठकर परंपरा से क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। कहां पर बैठ, एक वृद्ध व्यक्ति, यहां पर लिख सकते हैं बरामदा, बरामदा, ठीक है, दलान यानी बरामदा। ठीक है, बरामदे में बैठकर क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। यह इतिहास और भूगोल से परे नहीं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह इतिहास, इतिहास भूगोल से संबंधित है, परे नहीं, संबंधित है, परे नहीं। ठीक है भाई, ये हमारी दोनों पद्यांश की पंक्तियां हैं। हमने एक ही पंक्ति में इसे बताने का प्रयास किया और बताया आपको कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जावे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह अध्याय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी को इसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी, अभी तक भी जो विद्यार्थी अगर हम लोग के चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। मैं आप लोग को 2-3 दिन उधर जो समय हमारा चला गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम बोले थे यह बात कि हम किसी दिन भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको जितना टाला जाए वो टलता नहीं है। वो एक बार सिर फोड़ना ही है, मतलब एक बार सर पे आ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। अभी अब से जो हमारी जो भी क्लासेज है वो लगातार नियमतः चलती रहेंगी। ठीक है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग का पेपर भी बहुत नजदीक आ गया है, तो जो हमारे 3 दिन वो गया ना, वो 3 महीने के, मतलब हमको लग रहा है 3 महीने तक का। ठीक है, वो 3 दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई जिसकी वजह से हमें क्लास को ड्रॉप करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं आप लोग से यह बताना चाहता हूँ, यह मेरी कोशिश रहेगी। वादा तो बिखर जाता है, लेकिन यह मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी दिन अब क्लास ना रुके, अब क्लास नियमतः चलती रहे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से अभिषेक स्टडी जोन पर जुड़ते रहिए। और मैं देखा एक क्लास अभिषेक भैया का बहुत ही अच्छा मैराथन चला रहे हैं, और आप लोग के लिए तो बेहतर से बेहतर वो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर वो चीज मिल जाए कि जो कहीं भी किसी चैनल पे ना मिले, किसी विद्यालय में ना मिले। वो इतना प्रयास कर रहे हैं। और हमारा भी एक क्लास, देखिए एक क्लास जो आएगा, पूरी रचनाकार जो विधाएं होंगी, उनकी जो कृतियां होंगी उसको बताएंगे। और उसके बाद से जो भी आपका व्याकरण है, एक शॉर्ट में, वन शॉट में आपका पूरा व्याकरण, समास, अलंकार, दोहा, छंद, कुंडलिया, सारा चीज, रस, सभी चीज को एक ही क्लास में सम्मिलित करके आप लोग के क्लास को चलाया जाएगा। मतलब एक ही क्लास, वन शॉट, वन मैराथन होगा 2.5-3 घंटे का। और उसी में आपका 2 मैराथन होगा, जिसमें पहला मैराथन होगा वो रहेगा आपका पूरे रचनाकार के साहित्य और भाषा, खड़ी बोली इत्यादि गद्यांश जो भी है वो चलेगा। 3 मैराथन चलेगा।
3 मैराथन चलेगा, जिसमें पहला जो नाटक है, खंडकाव्य है हमारा कर्ण का, उसका चलेगा। उसके बाद से दूसरा मैराथन हमारा रहेगा इसका, जो अभी बताया हम लोग, लेखक रचनाकार, अभी बताया ना हम लेखक रचनाकार के विषय में। और एक मैराथन चलेगा जो हिंदी व्याकरण से रहेगा, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो 1-2 क्लास जो आपका संस्कृत का रहेगा वो पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग का इसी तरह से समय और पढ़ाई इसी तरह से चलते रहे, और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, ताकि हम भी मुस्कुराते रहें। जब आप लोग खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहता हूँ, अगर जब आप लोग ही उदास रहते हैं तो मुझे भी भाई पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो आप लोग इसी तरह से प्रसन्न रहा करो, और थोड़ा कमेंट वमेंट दर्शाया करो कि ताकि हमको लगे कि आप लोग हो। ये नहीं कि क्लास चालू करके लगे चले गए उधर 1 नंबर 2 नंबर में। तो ऐसा ना हो, आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहो और मेहनत करते रहो, कि ताकि हमारा भी जो मेहनत है वो भी अच्छे से जायज हो जाए। और इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करें, इसी तरह से बहुत मेहनत करें, बहुत लगातार एकदम तोड़म फोड़ पढ़ाई करें, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। और इसी तरह से मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।